ये क्लास 12th में तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें हम यह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग। तो पहले हम धारा घनत्व को डिफाइन करेंगे, उसके बाद अनुगमन वेग देखेंगे। यह कोई L लंबाई का कंडक्टर है, चालक छड़ है, जैसे तांबे की छड़। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A। इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सामने का जो एरिया होता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसमें ये फिर इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर से जो दिखाए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये बैटरी लगी है, बैटरी का ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। और ये की कुंजी है, प्लग की, प्लग कुंजी। कुंजी दो प्रकार की होती हैं, प्लग कुंजी और दाब कुंजी। जब हमने की लगाई तो बैटरी का प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस के टर्मिनल की ओर जाने लगेंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल पर आएगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन माइनस टर्मिनल से निकलकर ऊपर उसी कंडक्टर में चला जाएगा। यही साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम चलता रहेगा। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा का प्रवाह धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लिया जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर नीचे को जा रहे हैं तो करंट का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में होकर इस एरिया का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसमें होकर जितनी एम्पियर करंट आ रही होगी उसे धारा घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन शब्दों में, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में होकर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में होकर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। रिप्रेजेंट इसे किससे करेंगे? जे से। तो फॉर्मूला है J इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया A। इसका फिजिकल मीनिंग ये है, भौतिक अर्थ, कि वायर जहां पतला होगा वहां पर करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम एम्पियर पतले तार में जा रहे हों तो वही एम्पियर मोटे तार में जा रहे हों तो पतले तार में धारा घनत्व अधिक होगा, मोटे तार में धारा घनत्व कम होगा। यहाँ से देख सकते हैं धारा घनत्व एरिया के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया जहाँ कम होगा, अगर कोई तार है उस तार को हथौड़ी मारकर चपटा कर दिया, पतला कर दिया, यहाँ उसकी मोटाई कम हो गई। फिर आगे तार मोटा है
तो इस स्थान पर करंट डेंसिटी धारा घनत्व बढ़ जाएगा, जहां पर एरिया कम हो जाएगा। यूनिट मात्रक इसका आई का यूनिट एम्पियर पर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। राइट हैंड साइड में करंट तो अदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। अनुगमन वेग इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा इसका नाम है अपवाह वेग। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग होकर धातु के अंदर घूमते रहते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और करंट का जो प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी तार में चलती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चलती है। तो कोई लोहा या कॉपर का टुकड़ा बाहर धूप में रखा है, तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे वो सभी रैंडम मोशन कर रहे होंगे। किसी की मोशन इधर को, किसी की इधर को, किसी की इधर को। तो उनके इस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। और सभी इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग का एवरेज मान जो होगा वो होता है 0। क्यों? क्योंकि सभी का वेग इर्रेगुलर कंडीशन में होता है, अनियमित होता है। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, तो सबका जो वेग है उसका एवरेज जब लेंगे हम तो क्या आएगा? 0। तो ऊष्मीय वेग का औसत मान 0 होता है, इसलिए हर धातु के टुकड़े में करंट हमको नहीं लगता। करंट कब लगेगा? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। वो कैसे होता है? जब हमने इस चालक को, मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब प्लस के टर्मिनल की ओर चलने लगे। तब जितनी स्पीड से ये चलेंगे, जो वेग इनमें होगा उसको कहते हैं अपवाह वेग। परिभाषा क्या हुई? किसी चालक को, किसी तांबे के तार को विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग से चलने लगते हैं, जिस कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, उसको अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग से चलने लगते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये इधर को जिस वेग से आ रहे हैं वो वेग क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग। इंग्लिश है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेग को हम भी लिखते हैं, डी सफिक्स में लगाएंगे। इसे बीडी से प्रदर्शित
करते हैं। इसकी वैल्यू लगभग Vd इक्वल टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं बुक्स में 10⁻⁻4 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड भी पाई गई है। यह डेफिनेशन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आती रहती है। अब हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके डेरिवेशन के लिए भी ये डायग्राम कार्य करेगा। हमने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज स्मॉल n, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू स्मॉल n। मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n हमने कंसीडर कर ली। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए 20 है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 40, 2 से मल्टीप्लाई। 3 सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो 60, 3 से मल्टीप्लाई। इन द सिमिलर वे, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर क्यूब में है n, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएंगे 2n, 3 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएंगे 3n, और जनरल रूप में, व्यापक रूप में अगर हम लिखेंगे तो वॉल्यूम 1 2 3 ना लेकर वॉल्यूम को मैंने V लिखा, V आयतन। तो V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी V इंटू स्मॉल n। इस लाइन को एक बार रिपीट फिर कर रहे हैं। कंडक्टर के या चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, तो पूरे V आयतन में हो जाएगी V इंटू n। इसी संख्या को हमने कैपिटल N से लिखा। कैपिटल N इक्वल टू आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू स्मॉल n। करंट होती है I बराबर Q अपॉन T। हम जानते हैं करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज आवेश के क्वांटीकरण से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू लिखेंगे Ne अपॉन T। इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से यहां तक आने में लगा टाइम T। कैपिटल N की ये वैल्यू लगा देंगे ALN, और आगे क्या है इंटू E अपॉन T। कैपिटल N की वैल्यू पुट कर दी यहां पर L अपॉन T। इसे देखें जरा, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह यहां क्या आ गई लेंथ। चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है L अपॉन में टाइम, तो ये दूरी बटे समय क्या होगी चाल। इसे हम क्या लिखेंगे V। और इस समय बैटरी के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इनकी चाल होगी
अनुगमन चाल, अनुगमन वेग। तो इसे लिखा जाएगा, इसको BD, N और E। फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, याद रखने की दृष्टि से मैं कुछ E को पहले लिख रहा हूं। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, I इक्वल टू N E BD और A। अगर D को हम यहाँ इग्नोर रखें तो फॉर्मूला हमारा होता है I बराबर नेवा। याद रखने के हिसाब से I इक्वल टू नेवा। यहाँ क्वांटिटीज को दोबारा बताते हैं कौन क्या है। इसमें I है करंट, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, VD है अनुगमन वेग और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये तार है तो इसके सामने का जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अगर एरिया ना दिया हो, इसकी रेडियस दी हो वायर की, तो हम A के स्थान पर πr² रखेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, वृत्त के रूप में होता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया कि धारा घनत्व J एवं अनुगमन वेग VD में संबंध क्या है, इन दोनों में संबंध। तो जिन जिन में रिलेशन लाना होता है उनमें से एक क्वांटिटी को हम लिखते हैं। तो एक क्वांटिटी क्या है, J का फॉर्मूला है I/A। इसमें I के स्थान पर I इक्वल टू नेवा पढ़ा है वो लगा देंगे, N E VD और A और अपॉन में A से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा N E VD। तो ये J और VD में रिलेशन होता है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से थोड़ा अलग फॉर्म में दिखा देते हैं, घुमा कर दिखा देते हैं। कैसे, BD इक्वल टू J/NE इस फॉर्म में दे देंगे, बोले पहचानो, तो हम देखेंगे कि हाँ ये A ही है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब हम बाइक पर चलते हैं या साइकिल पर चलते हैं तो सामने से हवा का दबाव पड़ता है, हवा एक हम पर फोर्स लगाती है, वो कहलाएगा वायु का प्रतिरोध। जब हम झूला झूलते हैं तो झूला झूलते समय सामने से हवा का दबाव पड़ता है, वो कहलाएगा वायु का प्रतिरोध। ठीक उसी प्रकार जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर चलते हैं तो धातु इन पे बाधा डालती है, धातु के अंदर परमाणु धनायन वो इन पर रुकावट डालते हैं, अवरोध डालते हैं। उस अवरोध को ही धातु का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई, चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे चालक का, लिखा नहीं मैंने चालक, अंडरस्टूड है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंग्लिश का नाम है। तो रेजिस्टेंस का पहला अक्षर क्या है, R,
तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का फॉर्मूला लिखेंगे V अपॉन आई, ओम्स लॉ में R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ V क्या है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट, एम्पियर में होगी। कभी कभी MCQज में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की विमाएं पूछ लेते हैं। तो इसकी मात्रक तो इसका हो जाएगा ओम, या हम लिख सकते हैं, ऐसे संकेत बना सकते हैं। विमाएं देखें, इसकी विमाएं क्या होंगी। ऊपर विभवांतर है तो विभवांतर होता है हमारा W अपॉन क्यू, और नीचे क्या है? I। अब हम इन तीनों की डायमेंशन रख रहे हैं। W कार्य, कार्य की डायमेंशन होती है m l स्क्वायर t माइनस 2। नीचे चार्ज आवेश AT इंटू करंट धारा एम्पियर A। कार्य की विमा ये, चार्ज की ये, और करंट की विमा ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t माइनस 2, a इंटू ए बना a स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो a माइनस 2, ये t ऊपर जाएगा तो t माइनस 1। m l स्क्वायर t माइनस 2 पहले से है, a इंटू ए क्या हो गया? a स्क्वायर, ऊपर जाएगा a की पावर माइनस 2, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1। तो हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3, ये और a माइनस 2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की विमा होती है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम ने विभिन्न धातु के तारों पर प्रयोग किए और इन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए कि चालक जो तार थे, धातुओं के तार, उनमें जितना वोल्टेज बढ़ा रहे थे उतना ही उसमें एम्पियर बढ़ रहे थे। तो एम्पियर और वोल्टेज में समानुपाती रिलेशन था, प्रोपोर्शनल रिलेशन था। जैसे किसी वायर में करंट जा रही है I इक्वल टू 2 एम्पियर, और उसमें इन दो पॉइंट के बीच, A और B के बीच वोल्टेज नापा गया, तो वोल्टेज आया 10 वोल्ट। एम्पियर बढ़ा दिए, कितने कर दिए? 4 एम्पियर। फिर वोल्टेज नापा तो वोल्टेज अब उसमें आया 20 वोल्ट। एम्पियर जितने गुना हुआ, वोल्टेज भी उसी रेशियो में बढ़ गया। यह प्रयोग, इस तरह के एक्सपेरिमेंट कई चालक, विभिन्न धातु जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, उन सभी पर इन्होंने किए, और फिर इन्होंने देखा ये विभवांतर का मान है, ये करंट का मान है, तो वोल्टेज और करंट सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं। जितना धारा बढ़ रही है उतना ही विभवांतर बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो विभवांतर होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसमें कुछ कंडीशन लगाई गई। यह तभी लागू होगा जब
उस तार का टेम्परेचर ना बदले, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा तो ये समानुपाती का रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। चालक जो तार है उसकी लंबाई को ना घटाया बढ़ाया जाए, लंबाई बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसलिए कंडीशन लगाई गई कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं चेंज ना हो तो उसके सिरों के बीच नापा गया वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के प्रोपोर्शनल होता है। इसका हमारा एक्सपेरिमेंट भी होता है 12th के बोर्ड एग्जाम में। जो प्रैक्टिकल हमारे हैं उनमें ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी है, उसमें हम ओम के नियम का प्रूफ भी करते हैं और उससे रेजिस्टेंस एक वायर दिया होता है मैग्नेट का, उसका रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या बैठेगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके, चालक का मतलब है तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, तो उसके सिरों के बीच नापा गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगर किसी वायर में करंट जा रही है I और उसके A और B बिंदु के बीच वोल्टेज है V, तो V प्रोपोर्शनल होगा काय के I के। V इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, कहीं पर K, कहीं पर बीटा, कहीं अल्फा, कहीं कुछ, यहाँ आएगा R और आगे आएगा I, या लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, जहां R चालक का विद्युत प्रतिरोध है, यहाँ R कहलाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जिस चालक का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें एम्पियर के बहने पर वो तार अधिक गर्म पड़ेगा, उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, और तार जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में या इसे कहते हैं हम, दूसरा उर्फ नेम है प्रतिरोधकता। इंग्लिश हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन देने के लिए दो फॉर्मूलों की हम हेल्प ले सकते हैं, या तो डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं या एक फॉर्मूला बाद में और बनेगा इससे ही उससे दे सकते हैं। इससे अगर डेफिनेशन देंगे तो क्या होगी, चालक के किसी बिंदु पर, ये कॉपर का एक वायर है, छड़ है, इसे मोटा इसलिए दिखाया है कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को दिखा सकें, ये रियल में है कोई तांबे का तार। इसके अंदर किसी बिंदु पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और धारा घनत्व के अनुपात को इस पदार्थ का, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, चालक में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और धारा घनत्व के अनुपात को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक
में किसी बिंदु पर चालक में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। जो कथन लिखा उसके अनुसार मैथमेटिकल स्टेप होगा रो इक्वल टू कैपिटल E अपॉन J। ये ग्रीक भाषा का लेटर है, इसे कहते हैं रो। हम इसमें E और J दोनों के फॉर्मूले रख रहे हैं। E का फॉर्मूला होता है विभवांतर बटे लंबाई, J का होता है करंट अपॉन एरिया। तो E के जगह पर आ गया V अपॉन L, J के स्थान पर आ जाएगा I अपॉन A। A पलट के आएगा ऊपर, I को मैंने इधर लिखा B के अपॉन में, L थोड़ा आगे बढ़ गया, A कहाँ जाएगा ऊपर, अपॉन के नीचे अगर है तो ऊपर आ जाएगा। एक बार रिपीट, I को B के अपॉन में लिखा, इधर हटा के L को आगे बढ़ा दिया, A कहाँ आ गया ऊपर, और V अपॉन I हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, तो इसे क्या लिखेंगे R A अपॉन L, और इधर क्या है रो। इस फॉर्मूले पर हमारे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तार का तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻⁶ ओम मीटर है, तो इसे हम आधे मीटर तार का लिखेंगे तब भी उतना ही होगा 40 × 10⁻⁶, क्योंकि ये अभिलाक्षणिक गुण पदार्थ की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारे जितने अलग अलग मटेरियल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सबके विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग हैं और वह उस पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करते हैं। इसका यूनिट मात्रक, R का यूनिट हो जाएगा ओम इंटू क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का हो जाएगा मीटर। मीटर से पावर 1 कट गई तो बचेगा ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट होता है। आज का काम इतना ही, धन्यवाद।